हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडी इन्वेस्ट। और आज अभी एक ऐसे शेयर की बात करेंगे जिसका अभी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया है और इसके बारे में बहुत डिमांड भी थी लोगों की कि इसको हम आपको डिटेल में एनालिसिस दें कि इसके बारे में क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, इसके में क्या अप्रोच अपनाया जाए इन्वेस्टमेंट का, या जिसके पास शेयर्स पड़े हैं उसको क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके एक लंबा डिस्कशन करेंगे इस पर। बहुत सारी चीज़ों को आपको अलग अलग चार्ट के माध्यम से रिजल्ट जो आए हैं उसके इम्पैक्ट को लेके सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि ये जो हमारा ट्रेंडी इन्वेस्ट चैनल है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए। और जो हमारा ट्रेंडी इन्वेस्ट का टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से क्या होता है कि आपको हर चीज़ जो लाइव मार्केट में अपडेट होती है, चाहे वो इंट्राडे के लेके हो, चाहे इन्वेस्टमेंट को लेके हो, बहुत सारी चीज़ें हम लाइव मार्केट में डिस्कस करते हैं, तो आप वहाँ पे बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जिस शेयर की बात करेंगे वो है बजाज फिनसर्व। अब ये बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है। इसमें बहुत सारे इसके जो पहले हम ये देख लेते हैं बजाज फिनसर्व के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अपने बजाज फाइनेंस के वीडियो में ये बहुत डिटेल में बताया था कि बजाज फाइनेंस किस तरह से काम करती है, उनका रेवेन्यू कैसे आता है। तो अभी देखिए बजाज फिनसर्व का जो प्रोडक्ट है वो सैलरीड लोगों के लिए है, जो वो लोन ऑफर करते हैं, जो पर्सनल फाइनेंस देते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, जैसे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए कुछ लोन देते हैं। ठीक है, एसएमई जो होते हैं, एसएमई के लिए वो बहुत बड़े लेवल पे लोन देते हैं ताकि एसएमई में जो मध्यम कंपनियां हैं, मध्यम उद्योग हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए बड़े चंक में लोन दिए जाते हैं। तो वहाँ से इनका इंटरेस्ट का इसका बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स के लिए जैसे कोई डॉक्टर है, अब उसको अपना कोई क्लिनिक करना है तो उसको वो लोन देते हैं क्लिनिक खोलने के लिए। इसी तरह से अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए इनका लोन ऑप्शन है। इसके अलावा जो बिजनेस हैं उनको, जैसे रियल इस्टेट हो गया, इस तरह की चीज़ों के लिए वो लोन ऑफर करते हैं। अब इसके अलावा क्या है, जो फिक्स डिपॉजिट है और इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी इनका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट्स लेते हैं ये, तो ये बहुत अच्छा चंक हो जाता है। इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड है इनका। अब क्रेडिट कार्ड में इनका क्या होता है कि इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बिजनेस है, जो क्रेडिट कार्ड को ये देते हैं कि वो होता है 0% ईएमआई पे जो इनका लोन होता है। बेसिकली जो 0% ईएमआई होती है वो कहाँ के काम आती है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं। अब क्या होता है, इनका कंपनियों से ये टाई अप कर लेते हैं, तो कंपनी को क्या होता है, कंपनी सोचती है कि हम इस प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी सेल कर दें और इसके बाद मार्केट में नया प्रोडक्ट लाना है, या कोई भी पर्टिकुलर रीजन हो या वो बिक नहीं रहा हो, जो भी रीजन हो, तो उसके लिए कंपनी इनको टाई अप करती है कि आप 0% ईएमआई दीजिए और हम आपको उस पर जो भी रिकरिंग इनकम होगी वो कंपनी दे देगी, न कि क्लाइंट देगा। तो ये इनका बड़ा फिक्स इनकम हो जाता है। और इंश्योरेंस का इनका बिजनेस है। ठीक है, इसके साथ साथ और कई सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, जैसे ये जो क्रेडिट कार्ड देते हैं उसकी ये जो ईयरली फीस लेते हैं, करीब 200 रुपये की फ़ीस होती है, वो होती है, प्लस इनके जो पेनल्टी लगते हैं उससे इनकी इनकम बहुत अच्छी होती है। अब इन सब चीज़ों को लेके देखा जाए तो जो इनका बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप है, बहुत सारी चीज़ें सही चल रही हैं। अब इनका जो अगर हम देखा जाए तो जो इनका एनपीए है वो करीब करीब 0.7 के आसपास ही स्टैंड करता है, जो कि मार्केट के अगर और इनके जो कंपटीटर हैं उससे हम कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब प्रॉब्लम क्या पे हुई कि जो ये फाइनेंस कंपनियां हैं इनको अभी कोरोना के क्राइसिस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। अब होता क्या है कि जो इस तरह की कंपनीज होती हैं ये या तो अपने कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं, ठीक है, और उसको म्यूचुअल फंड को सेल करके पैसे लेते हैं और उसी को आगे लैंड करते हैं। अब इशू कहाँ पे आता है कि जब इनके पास भी जो लोन होता है या इस तरह के जो इंश्योरेंस के बिजनेसेस हैं या एसएमईज को जो ये लोन दे रहे हैं, इसके लिए इनको कैश की बहुत ज़रूरत होती है। अब क्योंकि मार्केट में कैश है नहीं, उसके अलावा जो सैलरीज पर्सन हैं उनकी अभी नौकरी उतनी सही नहीं चल रही है, बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, तो इनकी इनकम प्रभावित हुई है। उसके साथ साथ नए बिजनेस इनके आ नहीं रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके अभी बजाज फाइनेंस हो या बजाज फिनसर्व हो, इन सब को लेके दूसरी भी जो फाइनेंस कंपनीज हैं उन सब में एक बहुत डिस्ट्रेस देखा जा रहा है और इसका कहीं ना कहीं असर इनके अर्निंग ग्रोथ पे, इनके रिजल्ट्स पे भी सामने दिख रहा है। और वही एक मेन रीज़न है कि लगातार इनके शेयर्स जो हैं, शेयर्स में बहुत गिरावट देखी जा रही है। जैसे आपने बजाज फाइनेंस को देखा होगा कि गिर के वो 2000 के नीचे आ गया है, उसी तरह बजाज फिनसर्व का शेयर भी बहुत तगड़े से गिरा हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको लेके हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं और ये एक न्यूज़ आई थी जो कि अभी 21 मई की ये न्यूज़ है। इसमें देखिए हेडिंग इसका देखिए कि बजाज फिनसर्व Q4 रियल प्रॉफिट फॉल 77% ऑन कोविड-19 प्रोविजंस। अब आप सोचिए
कि बजाज फिनसर्व का जो Q4 का प्रॉफिट है वो प्रीवियस क्वार्टर से 77% नीचे आया। और ये क्यों हुआ, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इनके पास अभी कैश नहीं बचे हैं और चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं कोविड की वजह से, अब यहाँ पे इस वजह से इशू चल रहा है। अब देखिए इसकी पहली लाइन आप पढ़ते हैं, द होल्डिंग कंपनी ऑफ बजाज ग्रुप फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस सॉ इट्स क्वार्टरली प्रॉफिट टम्बल एज इट मेड कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजन, नेट प्रॉफिट फेल 77% ओवर ईयर। ठीक है, अब इश्यूज कहाँ पे बन रहा है, इश्यूज इसमें है कि इसको कैसे सही किया जाएगा। ठीक है, ये कैसे आगे बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसको हम देखेंगे, सारी चीज़ों को कैसे एनालाइज किया जाएगा, इसको हम आगे बढ़ेंगे और हम थोड़ा सा इसके जो और भी डिटेल्स हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, हम उसको पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए बजाज फिनसर्व जो है करीब 68,000 करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू 1967 की है। उसके अलावा जब करंट प्राइस चल रही, जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई थी, वो 4,316 करोड़ पे है। स्टॉक का जो पी है वो 20.38 पे भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ROCE है वो 14.02 पे स्टैंड कर रहा है। इसके साथ साथ डिविडेंड यील्ड आप देखिए 0.12% पे है। अब अगर हम थोड़ा सा इसमें रिलेटिवली इसको अभी की करंट कंडीशन को और जो लो इसका है, हाई है, उससे हम कंपेयर करें तो देखें कि जो 52 वीक का हाई है वो 10,297 का है, वहीं अभी जो इसका 52 वीक लो लगा वो 4,086 का है। ठीक है, तो आप देखिए कितनी बड़ी गिरावट हुई है। और उसके बाद अभी 4,316 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। अब इसमें क्या ये फैक्टर बना 4,086 से 4,316 आया, इसका क्या हो सकता है, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी इनकी ईयरली जो सेल्स ग्रोथ है देखिए 3 ईयर में 27.55 की इनकी ईयरली ग्रोथ है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा और इनकी चीज़ों को देखते हैं, इस चार्ट को हम छोड़ देते हैं, हम अभी आपको दूसरा चार्ट दिखाएंगे जो प्रिपेयर किया गया है। तो अभी हम देखते हैं ज़रा इनकी जो पीयर कंपनियां हैं, यानी कि जो इनके कंपटीटर है मार्केट में। अब देखिए बजाज फाइनेंस जो है अभी 1895 रुपये पे चल रहा है, 1900 के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी है 23.36 पे। वहीं बजाज फिनसर्व जो है उसका देखिए 4,315 रुपये पे, लेकिन पी जो है 20.38 पे। ठीक है, HDFC AMC और SBI कार्ड को मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये बहुत ही ओवर वैल्यूड शेयर हैं, इन्वेस्टर को इनसे अभी दूर रहना चाहिए। इसमें इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको फिर से टंबल होते दिखेंगे, ये नीचे आते दिखेंगे और आपको कहीं ना कहीं आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फंस सकता है। तो इन दो SBI कार्ड और HDFC AMC से थोड़ा दूर रहने वाला है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो SBI कार्ड को अभी अपनी लिस्टिंग के समय से उनके पास रखा हो। हालांकि जब लिस्टिंग हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली पूछा था SBI कार्ड के बारे में, और मैंने लोगों को ये बात बोली थी कि SBI कार्ड में इन्वेस्ट करना सही नहीं है। अगर आपके पास है तो कोई भी आपको बाउंस मिलता है या रेट पे मिलता है, आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि SBI कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड शेयर लगता है। तो आते हैं फिलहाल अपने शेयर बजाज फिनसर्व पे। अब बजाज फिनसर्व को अगर हम बजाज फाइनेंस से ही कंपेयर करते हैं तो आप देखिए कि बजाज फिनसर्व जो है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो ये भी था बहुत पहले, अभी थोड़ा सा गिर के आया है, उसके बावजूद भी ओवर वैल्यूड बना हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम मार्केट से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है अभी भी शेयर। लेकिन अभी जो लगातार कोरोना की वजह से रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे टैकल किया जाएगा, ये बहुत इशू बनेगा बजाज फाइनेंस और इस तरह की फाइनेंस कंपनियों के लिए। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। देखिए ये अगर हम फिगर देखें तो दिसंबर 2019 में जो क्वार्टर था उसमें 14,559 करोड़ का इनका सेल्स था, जो कि मार्च 2020 में 13,294 करोड़ पे आया। यानी आप अगर एनालाइज करिए तो करीब करीब 1200-1300 करोड़ रुपए की इनकी सेल्स फिगर में डाउन दिख रहा है। उसके साथ साथ जो एक्सपेंसेस देखिए इनका 9,398 करोड़ था, वो बढ़ के 9,823 करोड़ हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस आ नहीं रहा है, लेकिन इनके ऑपरेशन लगातार ऑपरेट हो रहे हैं, तो एक्सपेंसेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही मेन रीज़न है कि जितनी आप फाइनेंस कंपनियां देख रहे हैं उनमें जो एक गिरावट दिख रही है उसका मेन रीज़न यही है कि सेल्स में रुकावट है, लेकिन एक्सपेंसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से ये एक प्रॉब्लम हो रही। अब अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में दिसंबर 2019 के क्वार्टर में 5,161 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि गिर के 3,471 करोड़ हो गया। तो इसमें भी एक सिग्निफिकेंट गिरावट है। अब अगर हम आते हैं नेट प्रॉफिट पे, तो नेट प्रॉफिट आप देखिए क्या इसमें गिरावट आप देखिए कि कितनी ड्रास्टिकली गिरावट दिख रही है आपको। 1126 करोड़ 2019 में था दिसंबर क्वार्टर में, और वो गिर के सीधे 194 करोड़ रुपए पे, यानी इनके प्रॉफिट में एक बहुत लंबा कट लगा है। और वही जो मैंने आपको पहले भी बताया कि करीब करीब 77% का जो कट लगा है, ये एक बहुत बड़ा लॉस कहीं ना कहीं दिखा रहा है, और ये शेयर को कहीं ना कहीं और नीचे लाने का काम करेगा, कहीं ना कहीं सेंटीमेंट को और बुरा करेगा। क्योंकि देखिए अभी कोरोना क्राइसिस इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है, अभी चीज़ें लगातार और ख़राब होती जा रही हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं।
तो इस बात की उम्मीद इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए कि अचानक से चीज़ें सब सही हो जाएंगी, क्योंकि देखिए जितने भी इनके कार्ड बिजनेस हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड वाले हैं या जो पर्सनल फाइनेंस के जितने इनके बिजनेस हैं, वो सब तब तक ट्रैक पे नहीं आएंगे जब तक फिर से लोग अपनी जॉब पे वापस नहीं जाएंगे, उनकी इनकम फिर से नहीं होने लगेगी। अन्यथा लोग ना तो ईएमआई पे कर पाएंगे, हालांकि जो एक मॉरेटोरियम दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से 3 महीने का, वो भी तो 3 महीने अब खत्म होने वाला है। तो इसमें देखने वाली बात होगी कि लोगों के पास इनकम नहीं है तो ईएमआई कैसे पे करते हैं। इसमें बहुत सारे चांसेज है कि बहुत सारे ईएमआई जो है इनके एनपीए होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखिए सबके ऊपर, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे हायर क्लास हो, जो भी नौकरी वाले लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं इस कोरोना क्राइसिस का कट लगा है। और 3 महीने का जो एक फ्रेम दिया गया था, अगर इस पर अभी कुछ बढ़ावा दिया जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा कहीं ना कहीं इस बात की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि इस तरह की जो फाइनेंस कंपनियां हैं या बैंक हैं, उनके एनपीए इस क्वार्टर के अलावा जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा उसमें एनपीए में एक थोड़ी बढ़त दिख सकती है। इस बात के पूरी चांसेस। तो आपको इन्वेस्ट करते समय ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना अभी थोड़ा कंटिन्यू रहने वाला है। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो इनका है उस पर अगर हम आते हैं तो आपको दिखाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आप मार्च 2018 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए थोड़ा सा वो फिगर बढ़ा था, क्योंकि ये मार्च 2019 का डेटा है और अभी जो पिछला क्वार्टर का मैंने दिखाया कि लगातार गिरावट हुई। तो ये पीएल प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ईयरली बेसिस पर भी देखने का कोई लॉजिक यहाँ पे समझ नहीं आता, तो इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ईयरली बेसिस पे अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो मार्च 2019 बीत गया है और मार्च 2019 से लेके दिसंबर तक चीज़ें बहुत सही थी। दिसंबर के बाद चीज़ें क्राइसिस आना शुरू हुई हैं। तो अगर आप पुराना डेटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं बजाज फिनसर्व अच्छा है, तो इसलिए पुराना डाटा को यहाँ पे एनालाइज करना सही नहीं होता। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा कि आते हैं आगे और हम इसमें बात करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो अब देखिए इनके ईपीएस में जो थी, ईपीएस की गिरावट बहुत तेज़ भी हुई थी, क्योंकि देखिए आप 70 जो 70 का ईपीएस हुआ करता था वो गिर के 12.2 पे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट गिरावट है। अब आगे हम आएंगे और देखेंगे थोड़ा सा इनके और जो पॉइंट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि ध्यान में रखे जाते हैं। अब देखिए जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है इनकी, अब देखिए बजाज फाइनेंस हो या बजाज फिनसर्व हो, ये दोनों बहुत ही अच्छे शेयर हैं, बहुत ही रेप्यूटेड शेयर हैं, मेरे भी फेवरेट रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको कब इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। देखिए इन्वेस्टमेंट में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसका मैं बहुत ही मतलब कि लोगों को इस बात को बताता रहता हूँ, कहता रहता हूँ कि देखिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कि आप स्टॉक में अगर एंट्री ले रहे हैं तो आपने एंट्री किस बेस पे ली है और क्यों ली है, कब ली है। लेकिन उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप उस स्टॉक से एग्जिट कब कर रहे हैं। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करना नहीं आता तो आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए इन्वेस्ट करना तो सब कर सकते हैं। मैं आप कोई भी जाके अभी रिलायंस का शेयर हो, कोई शेयर हो, कोई सी शेयर में गिरावट हुई, कोई भी आदमी जाके इन्वेस्ट कर सकता है कि हमने शेयर ले लिया है। अब वो शेयर वहाँ से 100 200 500 रुपये बढ़ भी गया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर शेयर से एग्जिट कब करना है। और अगर कहीं कोई ऐसी ड्रास्टिक गिरावट आ रही है तो आपको उसी रेशियो में ये भी पता होना चाहिए कि आप एंट्री कब कर रहे हैं। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम बजाज फिनसर्व के जो ये सेल्स ग्रोथ हैं अगर हम उसकी बात करते हैं तो आप देखिए 3 साल में करीब 27.5% का इनका सेल्स ग्रोथ रहा है, 5 साल में करीब 48%, 47.89% और 10 ईयर्स में 60% के आसपास इनका ग्रोथ रहा। अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को अगर देखिए तो 3 ईयर में करीब 20%, 5 ईयर्स में 15.82% और 10 ईयर्स में 14.637%। अब CAGR की बात करते हैं। CAGR देखिए, CAGR लगातार हम काउंट करते रहते हैं, क्योंकि CAGR एक ऐसा फैक्टर होता है जो आपको ये बताता है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भविष्य में क्या रिटर्न देने वाला है, उसकी क्या वैल्यू होने वाली है। तो अगर हम बजाज फिनसर्व के CAGR की बात करते हैं तो देखिए 3 ईयर्स में 2.59% का है, 5 ईयर्स में 23.83% और 10 ईयर्स में 25.7% का इसका CAGR है। अब देखिए यहाँ पे जो अब इम्पॉर्टेंट बात जो हो जाती है कि इसको इन्वेस्टमेंट के क्या तरीके होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कुछ चार्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे। मेरे कुछ जो लेवल्स हैं मैं आपको वो बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि कहाँ पे इसको बाई करना चाहिए, इसके किस तरह के सिनारियोज होने चाहिए। तो कई सारे फैक्टर को मैं देख के आपको बताऊँगा, अलग अलग डिज़ाइन पे चीज़ें, अलग अलग टाइम फ्रेम का आपको देख के मैं बताऊँगा कि चीज़ें आपको क्या करनी चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप चार्ट को देखिए, लेवल्स को ध्यान में रखिए और
उसी हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप इसमें एंट्री कैसे लेंगे और आपका क्या इसमें व्यू होना चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेके, ठीक है। तो पहले हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, तो हम एक चार्ट पहले आपको दिखाते हैं। ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लगातार ये जो मेजर सपोर्ट बना हुआ है, ये है करीब 4400 के आसपास का ये सपोर्ट है। अब पिछले कई दिनों में आपने देखा होगा कि बजाज फाइनेंस जब अभी 4086 का जो इसने लो बनाया था, उसके बाद बजाज फाइनेंस ने एक ये तेज़ी दिखाई और 4330 के आसपास ऊपर गया था। 4300 करीब वही 86-85 के आसपास गया था, और जो फ्राइडे को क्लोजिंग आई वो 4316 पे क्लोजिंग आई। तो अब यहाँ पे देखिए, इस चार्ट को दिखाने का लॉजिक क्या है आपको बताता हूँ कि आप ये जो मेजर सपोर्ट है, ये तीनों आप अगर यहाँ से देखिए तो इसके नीचे की क्लोजिंग आ रही है, ठीक है। 4316 पे इसके नीचे क्लोजिंग आई, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ हो जाती है कि क्लोजिंग जो है वो एक मेजर सपोर्ट के नीचे दे रहा है, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो भी थोड़ा अच्छा नहीं है। तो इसमें आपको ये सोचने वाली बात होगी कि यहाँ पे बजाज फिनसर्व में क्या करना चाहिए। अब आते हैं एक दूसरे चार्ट पे, जो कि दूसरे टाइम फ्रेम पे है, वो एक वाली चार्ट था, इसको दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अब इस चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से देखिए, एक जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है और ये एक पूरा अच्छा सपोर्ट था, ठीक। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसको देखिए कि एक बार 4086 से बजाज फिनसर्व ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वो सपोर्ट से वहाँ पे रुका और फिर नीचे क्लोजिंग दे रहा है। यानी ये कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है कि बजाज फिनसर्व में जो एक रैली आई थी 4086 से लेके अभी ये 4300 तक, वो कहीं ना कहीं एक फेक रैली थी। वो कहीं ना कहीं एक बुल ट्रैप था, जो कि लोगों को ट्रैप करने के लिए रैली थी, और वो रैली एक्चुअल नहीं हो सकती चार्ट के हिसाब से, वो एक ट्रैप ही दिख रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बजाज फाइनेंस में थोड़ी बहुत गिरावट और दिखेगी। अब वो गिरावट कैसी होगी, आपको एक दूसरे चार्ट पे ले चलता हूँ और उसके बाद फिर आपको मैं लेवल समझाता हूँ। अब देखिए, अगर हम इस चार्ट की एनालिसिस करें तो इस चार्ट में देखिए जो लेवल दिख रहे हैं, उस लेवल से भी ये इंडिकेशन है कि ये चार्ट में जो रैली है वो अभी पूरी नहीं हुई ही, डाउन ट्रेंड की रैली, और वो जो बाउंस आया है वो फेक रैली है, और इसको कहीं ना कहीं हम सेलिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर हम वापस से अपने इसी चार्ट पे आते हैं और हम बात करेंगे कि जो सपोर्ट टूटा है या फिर सपोर्ट के नीचे जो क्लोजिंग आई है, उसकी क्या लॉजिक बनता है। तो अगर मैं अपने चार्ट के हिसाब से बात करूं बजाज फाइनेंस के, तो बजाज फाइनेंस से मुझे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो आपको 4316 के आसपास की क्लोजिंग दिख रही है, तो अगर ट्यूसडे जब मार्केट ओपन होती है और आपको थोड़ी बहुत भी तेज़ी दिखती है, जिसके चांसेज मुझे बहुत कम लग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्केट जो है निफ्टी भी फ्लैट टू नेगेटिव ही ओपन होना चाहिए, उसके साथ साथ बजाज फिनसर्व भी मुझे निगेटिव ही दिख रहा है। लेकिन अगर किसी भी पर्टिकुलर रीजन से, किसी कारण से आपको बजाज फिनसर्व में थोड़ी भी तेज़ी दिखती है और आपको ये स्टॉक कहीं भी 4350, 4360 कहीं भी आपको मिलता है, तो आपकी स्ट्रेटेजी इसको सेल करने वाली होनी चाहिए। और इसका इमीडिएट जो टारगेट है मेरा, वो करीब 3950 का टारगेट है। यानी कि अगर मैं यहाँ से भी कैलकुलेट करूँ तो ये 400 पॉइंट नीचे दिखता है अभी। और आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ये जो एक ट्रेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाहे इस चार्ट के थ्रू हो, चाहे पुराने वाले चार्ट के थ्रू हो, ये वाला चार्ट, और या तो फिर ये चार्ट हो, इन तीनों चार्ट से जो एक चीज़ सामने निकल के आ रही है वो यही है कि बजाज फिनसर्व में अभी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और ये कहीं से भी अभी तेज़ी में नहीं लग रहा है। तो जो भी आपको अपसाइड मिलता है वो आपको कहीं ना कहीं सेल के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, या आपके पास शेयर्स हैं तो आप उसको उस तरह से मैनेज करिए कि ऊपर आप एग्जिट कर लीजिए और नीचे जब ये आपको नीचे मिले तो फिर से वापस उसको बाई करने की कोशिश करिए। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर 4350, 4360 के आसपास मिलता है तो आपको सेल करना चाहिए। नीचे 3950 का जो टारगेट है, इमीडिएट टारगेट, वो जल्दी ही आपको दिखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ठीक रहा तो मे एक्सपायरी जो 28 को है वहाँ तक आपको, या मई आप मान के चलिए कि 2 ट्रेडिंग सेशन आगे जो बचेंगे फ्राइडे तक मैक्सिमम आपको 3950, 3960 का लेवल दिख जाना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको सचेत करना चाहूँगा वो ये कि अगर किसी भी रीजन पे
बजाज फिंसर्व आपको 3,920 के नीचे, 3,910 के नीचे क्लोजिंग देता है। तो आपको बजाज फिंसर्व में बहुत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें चीज़ें सही उतनी नहीं होने वाली हैं। और अगर चीज़ें ऐसे ही मेंटेन रहीं और अगला क्वार्टर कहीं और थोड़ा बहुत इसी तरीके का आ गया, तो आप इस बात को पूरी तरीके से मान के चलिए कि जो बजाज फिंसर्व का शेयर है वो आपको अगले 3 से 4 महीने में आपको 3,080 के आसपास, यानी 3,100 के आसपास आपको ज़रूर दिखेगा। ये अपनी मेरी पर्सनल एनालिसिस है। और अगर चीज़ें इसी वे में चलती रही जिस हिसाब से अभी फाइनेंस कंपनियों के साथ हो रहा है, तो इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि बजाज फाइनेंस आपको 3100 के लेवल पे दिखेगा। तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी बजाज फाइनेंस में होनी चाहिए, चाहे इन्वेस्टमेंट को लेके हो, चाहे अपने आप जो होल्डिंग है आपके पास उसको लेके हो, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो इन सारे लेवल्स को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए कि इमीडिएट जो सपोर्ट होगा इसका 3,950 पे होगा। उसके बाद 3100 का टारगेट, अगर ये 3900 के नीचे स्लिप करता है तो 3100 का टारगेट ये दिखेगा अगले 3 से 4 महीनों में। अब आप यहाँ पे थोड़ा इस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर मैं शायद इस शेयर में इन्वेस्ट करता तो मेरी स्ट्रेटेजी ये होती कि मैं इसको SIP मोड पे करता। थोड़े थोड़े शेयर, 5 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 10 शेयर, जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से मैं इसको SIP मोड पर लेके चलता। हर महीने में हर 100 रुपये, 150 रुपये की गिरावट पे 1-2 शेयर में ऐड करता, और वही 3100 के लेवल तक आते आते मैं अपना इन्वेस्टमेंट पूरा कर लेता। तो अब यहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजी इन सारे लेवल्स को ध्यान में रखते हुए बनाइए और चीज़ों को उसी हिसाब से लेके चलिए, ठीक है। तो बजाज फिंसर्व में ये पूरी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए रिजल्ट के बाद, और आगे जो सिनारियोज बन रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए। तो आज के लिए बजाज फिंसर्व का एनालिसिस है। होपफुली कि आपको ये एनालिसिस पसंद आएगी, और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको एनालिसिस कैसी लगी। अगर आप पर्टिकुलर किसी शेयर में एनालिसिस चाहते हैं तो आप उसको बताइए, हम उस पर एनालिसिस करके आपको देंगे। प्लस वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए लोगों के साथ, क्योंकि जब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ, हमारा जो काम है वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों के पास पहुँच रहा है, तो उससे हमें काम करने में आसानी होती है। इसके अलावा जो टेलीग्राम है उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जब एक बार ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद उसका जो अहमियत है वो समझ में आएगी। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।